जैसे ही 1 बज जाए ना मुझे बता देना। आज अगर इंडिया जीती तो सर ये यहाँ से ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्लास। ये यहाँ से माइक ऑन रखना है क्या सर? ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, शुरू कर दो आप रिकॉर्डिंग, मैं शुरू कर रहा हूँ बस। ऐसे होता है क्या? हाँ सर आवाज आ रही है, शुरू कर देता हूँ बस मैं, रिकॉर्डिंग शुरू कर दो आप। ठीक है सर, दरवाजा बंद कर दो जरा भाई। चलो भाई एक बार पेपर शुरू कर देते हैं ना। तो आज जो टेस्ट हुआ है ना उसमें टोटल जो क्वेश्चन थे वो 61 क्वेश्चन थे, आपको 70 मिनट का टाइम दिया हुआ था। ट्राई करना कि ठीक है, ट्राई करना कि हमारे जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे जल्दी हो जाए। ठीक है, कुछ थ्योरी क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही आसान थे, है ना, वो एक बार बस, ठीक है मैं समझ गया आसान थे, ठीक है बहुत बढ़िया। तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जो नए क्वेश्चन थे ना वो एक बार हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास बहुत ही आसान, एक फोर्स है जो किसी बॉडी पे लग रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स है बताया था। ठीक है, ये एक फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगती है। ठीक है, तो उसका, आ जाओ भाई आ जाओ, रिमोट सर के पास है। देखो एक फोर्स है जो किसी बॉडी पे लग रही है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, मतलब वो अपना मोशन है वो चेंज कर सकती है, बैलेंस कर सकती है और गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, तो दो पहले ए और बी ठीक थे। ठीक है, तो मेरे पास डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दी अबव, इससे मार्क करना था और आगे बढ़ना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए इसका जो ऑप्शन था वो था मेरे पास ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट हैव। ठीक है, तो हमारे पास सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, दैट इज मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए, पुश और पुल। बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, ये भी क्वेश्चन आसान था। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स ये कहता है कि सर मेरे पास कोई फोर्स है, इसको मैंने दो पार्ट से ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और उसका जो इक्विवेलेंट पार्ट है वो किसका इक्विवेलेंट है, उसके रिजल्टेंट का। ठीक है, तो जो मेरे पास रिजॉल्व पार्ट थे तो ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की स्टेटमेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है यार। ठीक है, वेक्टर मेथड फॉर रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड अ पॉलीगन्स लॉ। ठीक है, बिल्कुल, तो पॉलीगन्स लॉ ऑफ फोर्सेस में जितनी फोर्सेस थी वो सारी क्या होती है, करेक्ट स्टेटमेंट होती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना, तो ये बहुत बढ़िया। ठीक है, शाबाश। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ में। ठीक है, कि दो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये उसके एंगल पे बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो F2 है वो क्या है, Q है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आप सिर्फ सुनो। ठीक है, इससे जल्दी खत्म होगा। ठीक है, P प्लस में, ठीक है, P फोर्सेज और Q फोर्सेज है, तो दो फोर्सेज है मेरे पास। ठीक है, तो जो मेरे पास फॉर्मूला था, ठीक है, दैट इज F2 sin थीटा अपॉन में F1 प्लस में F2 cos थीटा, बेस्ड अपॉन दैट मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका जो मेरे पास ऑप्शन नंबर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ठीक है, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू में Q sin थीटा अपॉन में P प्लस में Q cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 ही बहुत आसान है। ठीक है, ये हमारे पास एक जो केसेस मैंने पढ़ा है पैरेलल लॉ पे उसी बेस्ड है कि मेरे पास फोर्सेस हैं। ठीक है, वो इस तरह से लग रहे हैं कि तीन केस बन रहे हैं। ठीक है, 180 डिग्री, थीटा डिग्री, 180 0 और -0। ठीक है, वो ऐसे लग रहे हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपोजिट है मतलब एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री बन रहा है तो काम खत्म हमारा, तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, P माइनस Q। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस हैव एन एंगल थीटा। ठीक है, तो इसका मेरे पास क्या बनेगा आंसर, मेरे पास रिजल्टेंट निकालना है दो फोर्सेस का जो एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो मेरे पास आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा 2P cos थीटा बाय 2। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन में असाइनमेंट में है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P है। ठीक है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, P रूट 2। ठीक है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है वैसे।
द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा होगा 0 डिग्री, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा होगा 180 डिग्री। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये आईपी यूनिट में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन कि अगर मेरे पास दो फोर्सेस हैं, उसका रिजल्टेंट भी सेम है, उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q इज R इफ Q इज डबल द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या होगी, तो R के बराबर होगी। तो कुछ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा बताया था कैसे करना है फिर भी। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है ना tan अल्फा, ठीक है, दैट इज F2 sin थीटा ओवर में, ठीक है, F1 प्लस में F2 cos थीटा। ठीक है, ये मेरे पास रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सर मेरे पास P और Q है, और जो Q है वो डबल हो गया है। ठीक है, मतलब मेरे पास जो F2 है वो डबल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास tan ऑफ अल्फा है, ठीक है, दैट इज Q टाइम्स ऑफ sin थीटा। अभी क्योंकि ये डबल हो गया तो क्या आ गया 2 प्लस में ये क्या हो गया P प्लस में 2Q, ठीक है, cos थीटा। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है वो क्या मेरा 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 1090। ठीक है, 1090 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2Q sin थीटा ओवर में P प्लस में 2Q cos थीटा। ठीक है, अब क्योंकि 1090 की वैल्यू होती है 1/0, तो मैंने मार्क कर दिया 1/0 इज इक्वल टू में 2Q sin थीटा, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, दैट इज P प्लस में 2Q cos थीटा इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, Q आ गया मेरे पास, सॉरी cos थीटा आ जाएगा, यहाँ से cos थीटा निकालूंगा मैं। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में P अपॉन में 2Q। ठीक है, इस cos थीटा को आप पुट कर दो रिजल्टेंट में, R इज इक्वल टू में P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर प्लस में 2PQ cos थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत बार पूछा है, कर लेना यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगाना, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना। ठीक है, कैसे, दो फोर्सेज है जो 120 डिग्री पे लग रहे हैं, जो बिगर फोर्स है वो कितना है 40। द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर वन, तो मतलब जो छोटा वाला फोर्स होगा वो 40 से कम ही होगा। तो इन तीनों ऑप्शन में कौन सा फोर्स जो 40 से कम है, ठीक है, इसका आंसर है 20। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप कैलकुलेट करना, रिजल्टेंट के फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, a number of forces acting on a point in a, ठीक है, तो सारी चीजें होनी चाहिए इसमें। ठीक है, कि अगर मेरा जो रिजल्टेंट है वो 0 है। ठीक है, कोई भी कुछ बोल रहा है क्या, हाँ एक बार बोलो बोलो, क्या बोल रहा है सर? जो आपने अभी 13 वाला बताया, एक बार आप उसको सॉल्व करके बताना। ये क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। देखो इस क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, मेरे पास दो फोर्सेस हैं, वो 120 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं। ठीक है, जो बड़ा वाला फोर्स है वो मेरे पास 40 है, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स की तरह से लग रहा है। ठीक है, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर। ठीक है, तो आप ये मान लो, कर देते हैं भाई। ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक स्मॉलर फोर्स है P, और ये मेरे पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन। ठीक है, और ये मेरे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास फोर्स है P। ठीक है, यहाँ पे आप पहले का एंगल बना लो, दैट इज tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू में, ठीक है, F2 sin थीटा दैट इज 4 अपॉन में, ठीक है, P प्लस में 40 cos थीटा होता है यहाँ। एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, मिटाने तो दो। ठीक है यार, मेरे पास दो फोर्सेस हैं। ठीक है, एक बार श्रुति आप इसको ऐसे ट्राई करना। ठीक है, tan अल्फा के फॉर्मूले आपने कैसे ट्राई किया है, tan अल्फा के फॉर्मूले से ट्राई करना। ठीक है, वरना फिर रिजल्टेंट के फॉर्मूले से ट्राई कर देना। ठीक है, किसी फॉर्मूले से ट्राई करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। बहुत बढ़िया। लामी स्वरम भी लगा सकते हो यार, जो आपको मन करे लगाना, आपका आंसर 20 आएगा लेकिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये यार इससे ट्रिक करना इसको, तो
इसको श्रुति सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसी करना, ठीक है, जैसे बताया है, ठीक है। वो स्मॉलर फोर्स पूछ रहा है, 40 में जो सबसे छोटी फोर्स कौन सी है वो 20 है, मार्केट 20, ठीक है। जी। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट द रिजल्टेंट इज, तो ये पॉलीगन्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन मैंने पूछा है आपके असाइनमेंट में, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, p√2 होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय √2/p, ठीक है। इफ अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बी, ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दैट इज 17 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, fx fy अपॉन में fx, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कॉन्करेंट फोर्स क्या होती है जिसका एक ही पॉइंट पे एक्ट करे, सो एक्टिंग एट अ पॉइंट बी। क्वेश्चन नंबर 19 है द फोर्स व्हिच मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। ये मेरे पास ये है कोप्लेनर कॉन्करेंट, द फोर्सेस व्हिच मीट एट अ पॉइंट कॉन्करेंट, और एक ही लाइन पे, एक ही प्लेन पे, उसे कहते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 है द फोर्सेस व्हिच डोंट मीट, ठीक है। तो जो अगर एक पॉइंट में मीट ना करे तो उसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो यहाँ पे देखो दो बातें हैं, द फोर्सेस व्हिच डोंट मीट एट वन पॉइंट, मतलब जो एक पॉइंट पे मीट नहीं करेगा, इसे कहते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, कॉनकरेंट। और कह रहा है जो एक प्लेन पे भी ना हो, इसे कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर वो सारी फोर्सेस होती है जो एक प्लेन पे नहीं होती, और नॉन कॉन्करेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे नहीं होता। तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। नॉन कोप्लेनर अगर नॉन कॉन्करेंट होता तो आपका सही होता, तो इसमें जो नन ऑफ दीज है बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। कोप्लेनर कॉन्करेंट आर द फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो है, गलत कर दिया है भाई ने, सी ऑप्शन है वो सारी फोर्सेस जो एक पॉइंट पे लगे और उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है, तो इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। लैमिस थ्योरम क्या कहती है, पी के सामने वाला एंगल पी अपॉन में साइन अल्फा, तो पी अपॉन में साइन अल्फा, ठीक है। आर अपॉन में साइन गामा, तो आर अपॉन में साइन गामा, तो मेरे पास डी बन गया। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। क्या हो गया इसको, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, ये आपसे मैंने पूछा था, ठीक है, किसमें, ठीक है, असाइनमेंट में एक सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगर फोर्सेस प्रोपोर्शनल उसके सामने वाले एंगल के, तो वो लैमिस थ्योरम कहलाती है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाती है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको मैंने पढ़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स में कि सर किसी पॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बहुत बढ़िया। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और बॉडी क्या हो जाए, टर्न हो जाए, इसे कहते हैं मूवमेंट, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा, अनुश्री, श्रुति और अंकुश जी, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मुझे मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो ये मेरे पास फोर्स है P और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OC, तो P इंटू OC, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका आंसर होगा, ठीक है। द if no number of coplanar forces will be equilibrium, the sum of coplanar will be equal to anti-clockwise, ठीक है। तो स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि अगर आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर है, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये तब होता है जब आपकी बॉडी किसमें होती है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी हो गया, 28 भी हो गया। वेरिगेंस थ्योरम क्या कहती है, मैं एक बार बता देता हूँ वेरिगेंस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है। वेरिगेंस थ्योरम कहती है कि सारी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो, ठीक है। तो अगर मेरे पास बॉडी में 10 फोर्सेस है, उसका एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो, और इस बॉडी एक नेट मूवमेंट होगा, उसको हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को एक सिंगल फोर्स सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने जो पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स कराया था, उससे मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस थी, उससे मैंने एक सिंगल फोर्स उसको रिप्लेस कर दिया था, दैट इज द वेरिगेंस थ्योरम। एक बार छोटा सा थोड़ा सा बताता हूँ वेरिगेंस थ्योरम के बारे में। जैसे मान लो मेरे पास एक फोर्स है, उसमें नंबर ऑफ फोर्स लग रही है 4, ठीक है। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल फोर्स से, ठीक है, जिसके पास क्या है, इन सारी फोर्सेस का वो क्या है, रिजल्ट। और जो मूवमेंट यहां से आ रहा था, मान लो इसका अर्थ है समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए, वही सब मूवमेंट यहां भी आ रहा है, दैट इज मूवमेंट एट पॉइंट ए, इसे कहते हैं वेरिगेंस थ्योरम, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है उसको हम पिक कर लेंगे। तो जो लास्ट ऑप्शन है, द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एट द
मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट निकल रहा है और यहाँ जो मूवमेंट निकल रहा है वो क्या है, तो ये इसका जवाब। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मूवमेंट है, ठीक है, सो ऑप्शन होगा सी, द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट इज 0। फॉर एनी सिस्टम ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम द कंडीशन टू बी इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होगी, ठीक है, जब मेरे पास क्या होगा, सारी की सारी कंडीशन होगी, मतलब Fx 0 होगा, Fy 0 होगा और मूवमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। द फोर्सेस, उसके लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है, तो उसे कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर अपोजिट है तो उसे कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। Three forces 100, 200, 300 and their line of action are parallel to each other but act at the opposite direction. These forces are known as unlike parallel forces. ठीक है, इसका ऑप्शन आ गया unlike parallel forces। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एक बार मैं यहाँ देख लेता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यार, ये वाला क्वेश्चन ना मैंने एक बार क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है, मैं बस बताया था आपको जब मैं मूवमेंट पढ़ा रहा था ना, तो ये मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। दो पैरेलल फोर्सेस है जो लाइक है, ठीक है, सो वी हैव टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो मेरे पास क्या है, दो लाइक पैरेलल फोर्सेस है दोस्तों, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ठीक है, ये कैसे है, 24 mm अपार्ट है, ठीक है, दीस फोर्सेस आर 25 mm अपार्ट एंड द रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन, और जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या है, 20 न्यूटन है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वो कह रहा है इट इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 mm फ्रॉम एनी ऑफ द डिस्टेंस। मान लो ये मेरे पास फोर्स F1 है, ये मेरे पास फोर्स F2 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 mm। या आप इसको ले लो या आप इसको ले लो, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहां से दे लिया 6 mm। तो मेरे पास पहली कंडीशन क्या बनी सर, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू में F1 प्लस में F2, ठीक है। तो क्या हुआ सर, B इज इक्वल टू में F1 प्लस में F2। इसके बाद क्या करो दोस्तों, ये मान लो मेरे पास पॉइंट A है, ये मान लो मेरे पास पॉइंट B है। आप किसी पॉइंट पे क्या निकाल लो, मूवमेंट निकाल लो, ठीक है, और इस मूवमेंट को 0 से इक्वेट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं करता हूँ, किसी पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लो, तो आप मूवमेंट एट A निकाल लो या फिर मूवमेंट एट B निकाल लो और इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो एक कराया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है 15 और 5 न्यूटन, ठीक है, बहुत बढ़िया, 15 और 5 न्यूटन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सावधानी बरतनी है, देखो 15 5 भी 20 है, 17 3 भी 20 है, 10 10 भी 20 है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या अच्छी बात है कि देखो ये 24 mm की दूरी पे है, ठीक है, तो अगर ये इसका जो रिजल्टेंट है ठीक 12 mm पे होता तो आंसर होता 10 10, ठीक है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 mm पे है, मतलब सर 10 10 तो होगा ही नहीं, तो ये पहले ही कट जाएगा, ठीक है। सिर्फ मेरे को इन दोनों ऑप्शन से ठीक करना है, 17 3 और 15 5, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे ऑब्जर्व किया करो कि क्या रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में बन रहा है, नहीं, रिजल्टेंट बीच में नहीं बन रहा, तो मतलब जो फोर्सेज हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं होगी, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 15 5 17 3, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ अ बॉडी एक्टेड अपॉन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, इट में, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, रोटेट, इसका मैंने थोड़ा एग्जांपल भी दे दिया है, तो सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है, एक बार मैं इक्विलिब्रियम की बात कर लेता हूँ यार, ठीक है, क्या क्या होता है इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं मेरे पास, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो यार दोस्तों, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया, कुछ हद से ज्यादा बड़ा हो गया, तो बढ़िया, देखो यार, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे मान लो क्या है आपके पास, ठीक है, ये छोटा सा बाउल है, ठीक है, तो छोटे से बाउल में क्या कर रखा है आपने, एक छोटी सी बॉल डाल दी, ठीक है, तो ये क्या कर रखा आपने, अब इस बार 35 के 35 क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखे हैं, किसी ने टेस्ट में दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नया है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक बाउल है, यहाँ पे मैंने क्या रख रखी है, एक बॉल रख रखी है, इस बॉल पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो क्या होता है, ये कुछ समय बाद यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फिर अपने आप अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उस पर आ जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मान लो मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, लेकिन वो घूम के दोबारा अपनी एक्चुअल पोजीशन पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया, दैट इज नोन एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे ये एक सरफेस है, बिल्कुल एज पे मैंने क्या रख रखी है, एक बॉल रख रखी है, ठीक है। अब देखो मैं हल्की सी फोर्स इधर लगाऊंगा तो बॉडी क्या होगी, अपनी
इक्विलिब्रियम कंडीशन खो देगी, ठीक है, या तो वो यहाँ जाएगी या फिर वो यहाँ जाएगी, दैट इज नोन एज अनस्टेबल रीजन, या इसे कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पूछा गया है एक स्मूथ सिलेंडर है जो रखा किस पे है, एक कन्वेक्स सरफेस पे रखा है, तो कन्वेक्स सरफेस कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्स सरफेस, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और जो मेरे पास ये वाला सरफेस होता है इसे कहते हैं कॉनकेव सरफेस, ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस होता है इसे हम कहते हैं कॉनकेव सरफेस, और ये वाला होता है मेरे पास कॉन्वेक्स सरफेस। अब कह रहे हैं कि सर मैंने एक सिलेंडर रख दिया है किस पे, कॉन्वेक्स सरफेस पे, तो मैं हल्का सा ही फोर्स लगाऊंगा इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो बॉडी है अपनी एक्चुअल पोजीशन है वो खो देगा, ठीक है, दैट इज नोन एज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉनकेव सरफेस है, इस कॉनकेव सरफेस में मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा सिलेंडर रख रखा है, ठीक है, मैंने जैसी फोर्स लगाई, ठीक है, बॉडी क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। एक होता है दोस्तों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है, जैसे मान लो क्या है, आपने किसी सरफेस को ना, किसी बॉल को एक प्लेन सरफेस पे रखा था, ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस से मैंने अपनी बॉल को रख दिया, ठीक है, अब मुझे चेक करना है इक्विलिब्रियम स्टेट, तो मैंने क्या किया, इस बॉल पे फोर्स लगाई, तो क्या हुआ, ये बॉडी यहाँ थी, अपनी जगह चेंज करके यहाँ आ गई, ठीक है, लेकिन अब भी जो स्टेट यहाँ था वही स्टेट यहाँ, इसका मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कि बॉडी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, ठीक है, ये कौन सा सरफेस है, दिस सरफेस इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये मेरे पास जो सरफेस है कैसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और आपने किसी बॉडी को किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, बॉडी बस अपनी जगह है वो चेंज करेगी, लेकिन दोबारा उसी स्टेज पे आ जाएगी। तो मान लो ये ए पे है, ये घूम के बी पे आ गई, लेकिन अभी क्या है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, तो अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी गई है तो हम इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चलिए बढ़िया। ऑनलाइन विद्यार्थी, एक बार आपको ये समझ में आया इक्विलिब्रियम की चीजें, श्रुति, अनुश्री, एक बार जवाब दीजिए। यस सर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इक्विलिब्रियम से, ठीक है। 3 फोर्सेस हैं, ये ट्रायंगल का वो है, ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी सेम, ठीक है। अब देखो एक स्मूथ सिलेंडर है जो लाई कर रहा है डैश इन अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो किस पे सरफेस है, ठीक है, अगर आपका सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ग्राफ ऐसे बनेगा, सरफेस ऐसा बनेगा, और ये आपका क्या है, एक स्मूथ सिलेंडर है, ठीक है, इसमें मैंने क्या रखा है, इस रख को रख रखा है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो दैट इज डिफाइंड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसे फोर्स भी लगाऊंगा ना, तब भी बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगा, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है और बॉडी कैसी है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अ कपल प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन, which of the following statement is correct, ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो जब भी आपका एंगल यहाँ बनता है नीचे, ठीक है, आपका जो फोर्स स्टिक पे क्या बनेगा, कोसेक, जब भी एंगल यहाँ बनेगा क्या बनेगा आपका एंगल सेक, ठीक है, तो एक बार फिर भी कराया तो, ठीक है, ये मेरे पास फोर्स है, ये मेरे पास क्या है, फोर्स है इन द स्ट्रिंग ए बी, ठीक है, ये अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ ए बी कॉस थीटा, और यहाँ क्या बनेगा, एफ ए बी साइन थीटा, ठीक है, तो ये मेरे पास एफ बी डी बन गया, दैट इज एफ ए बी साइन थीटा, और ये क्या बन गया दोस्तों, डब्ल्यू, इक्वेट करो इसको, तो मेरे पास क्या बना, एफ ए बी साइन थीटा माइनस में डब्ल्यू इक्वल टू में 0, यहां से मेरे पास जो एफ ए बी आएगा वो क्या आएगा, दैट इज डब्ल्यू कोसेक, कोसेक आ रहा है, ठीक है, तो कोसेक आ गया, ठीक है, सेम अगर ये वाला एंगल यहां बनेगा तो इस पे जो फोर्स लगी वो क्या बनेगी, डब्ल्यू सेक थीटा, ठीक है, चलो बढ़िया, तो ऐसे कर सकते हैं इन सारे सवालों को, ठीक है। सेम ये पूछा गया सवाल है, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या स्ट्रिंग बन रही है, ये मेरे पास फोर्स है, इसको यहाँ पे आप रिजॉल्व कर दो, ठीक है, द पॉइंट विच होल बॉडी, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंट्रोइड, द टर्म सेंट्रोइड इज, ठीक है, इज डिफाइंड एज सेम एज जो भी लिखा हुआ है। अब यार ये वाला जो क्वेश्चन है इसको याद कर लेना, ठीक है, क्या है इसका आंसर,
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल विद बेस एंड साइड्स दिस, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है 4q² माइनस p² अपॉन में 6, ठीक है। तो जो भी आपका रिलेशन है इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, इसको बस याद कर लेना कि सर ये होता है मेरे पास रिलेशन, ठीक है। पूछ रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलर ट्रायंगल हुज साइड्स a, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ दीस साइड्स, ठीक है। तो √3/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे यार एक बार भी देख लो, ठीक है। ये मान लो मेरे पास ट्रायंगल है, ये मेरे पास क्या है इसका सेंट्रोइड पॉइंट, ये सेंट्रोइड पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, ये मेरे पास क्या है a है, ये मेरे पास क्या है a है, ये मेरे पास क्या है a है, ठीक है। और टोटल हाइट क्या होती है, हाइट होती है h, तो जो सेंट्रोइड पॉइंट क्या होगा वो क्या होगा h/3 होता है भाई हाइट, ठीक है। और ये क्या होता है a/2, बेस्ड अपॉन दैट आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने क्लास में कराया था, आपका सबका सही होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है मेरे पास 4r/3 पर इसका आंसर होगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, फ्रॉम द 3 साइड्स, ठीक है, 4r/3। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने कल भेजा था आपको, ये याद करना था, ठीक है। इसका आंसर होता है h/3 2a + b अपॉन में a + b। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कॉल आ गया सर का, फटाफट करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ यार ये क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h/4 फ्रॉम इट्स बेस। तो आप अपनी बुकलेट देखना, उसमें लिया हुआ है, ठीक है। ये कोन जो है ना, कोन उसका सेंट्रोइड पॉइंट क्या होगा फ्रॉम दी बेस, तो वो होता है h/4, ठीक है। अगर ट्रायंगल होता है तो होता है h/3, ठीक है। अगर कोन होता है तो उसका आंसर होगा h/4, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो ये वाला क्वेश्चन ही बहुत आसान है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। 4 मिनट। ये मेरे पास है, ये होता है मेरे पास 4r/3π, ये क्या होता है मेरे पास 4r/3π, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास क्या आएगा 0.6 टाइम्स ऑफ r। फिर मैंने बहुत बार कराया है, ठीक है, चीख चीख के बताया आपको, तो ऐसे ही होता है सारी चीजें, ठीक है। अब ये बताओ भाई ये कैसे किया आपने, अरे तुक्का तो करा लेकिन कैसे कराए 87.5, क्या छोड़ दिया इसको हमने, है, ठीक है। तो इसमें एक टी सेक्शन बनाना था, ठीक है। तो टी सेक्शन बनाओगे तो इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो बनाना कोशिश करना, आंसर आ जाएगा इसका 87.5, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर पूछ सकते हो आप, ठीक है। अब देखो मैंने एक बात बताई थी, ठीक है, कि आपके पास 2 रीजन होते हैं, ठीक है। अगर आपका जो ये वाला रीजन है छोटा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, इस रीजन पे लाई करेगा, ठीक है। अ सर्कुलर होल ऑफ 50 mm डायमीटर कट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क। तो मैंने इतना बाहर निकाल दिया, पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, ठीक है, इन द शेडेड रीजन, ठीक है। तो एक बड़े से एरिया मैंने छोटा सा एरिया माइनस कर दिया, तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, उसी रीजन में लाई करेगा, इन द शेडेड रीजन, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है, ऐसे वाला कि मान लो दोस्तों मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल से मैंने एक छोटा सा सर्कल बाहर निकाल लिया है, तब भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन दी बॉडी। हाँ तो आउट ऑफ द शेप होता, ठीक है। कहाँ बन रहा है वो भी देखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ होता है। ये लिखवाया था, चलो इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे हम, ठीक है, आराम से। अब आते हैं द यूनिट, अरे एक मिनट, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, ठीक है, m की पावर 4। एरिया पूछ रहा है, एरिया मतलब मीटर की पावर 4, ठीक है। कर लो आज की, कर लो, मिल लो गले। कह रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कहां से, अबाउट मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो इसका आएगा 1/2 ml², ठीक है। ऐसे निकालेंगे यार इसको, देखो ध्यान से। एक मेरे पास थिन सी रॉड है, ठीक है, यहां से पूछ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आएगा ml² अपॉन में, ठीक है। बस ये इसका आंसर था। अगर वो पूछता भाई यहां से बताओ इस एंड से, तो क्या आता है इसका आंसर ml²/3 या 4। चलो बढ़िया।
बहुत बढ़िया। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर थिन रॉड अबाउट इट्स एंड डैश इज इक्वल टू, ठीक है 4 टाइम्स है 3 चौक 12। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो ये BHQ वाला 12 ही है, बस B और H इसने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो मेरे पास बन रहा है BDQ अपॉन में 12, ठीक है बहुत बढ़िया। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्क्वायर ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका आंसर होता है A स्क्वायर बाय और A की पावर 4 बाय 12, ठीक है। तो एक बता रखा है कैसे करते हैं यार, ठीक है। एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, इसको 2 ट्रायंगल में बांट दो ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालेंगे और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है BHQ बाय 12, ठीक है। B और H क्योंकि सेम है तो क्या आ गया A की पावर 4, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये वाला करा था क्या 60। अब देखो यार वो पूछ रहा है, एक मेरे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, उसने ना B की वैल्यू दे दी और H की वैल्यू दे दी, तो बस पुट करना है, ठीक है। क्या होता है BHQ बाय 12 होता है, B डाल दो H डाल दो, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 16 सेंटीमीटर की पावर 4, बहुत बढ़िया शाबाश। इसका भी देखो मैंने क्या बढ़िया सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन देखना। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर साइड A अबाउट इट डायगोनल, A की पावर 4 अपॉन में 12, इसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, एक बार चेक करना कैसे करा है इसको। पहले इस शेप को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कुछ पूछना है आपको ऑनलाइन विद्यार्थियों? ठीक है बढ़िया, ठीक है दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस क्लास यार, थैंक यू फॉर द टेस्ट। एक बार टेस्ट को मैच करें जरूर। इंडिया